हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 13 वेनसडे को जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से लिए हैं। टोटल 3 आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल फूड सिक्योरिटी के ऊपर आया था, वो सेम आर्टिकल हम लोग कल कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल था, इसलिए हमने वो कवर नहीं किया है। उसके अलावा जो आर्टिकल आज हिंदू से लिए गए हैं वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इसे एक बार रीड ज़रूर करिएगा। दूसरा आर्टिकल है स्पॉटलाइट अनदर बॉर्डर पॉइंट द रोक चैनल, हरामी नाला के बारे में ये आर्टिकल है और अच्छा है। प्रीलिम्स के लिए आपको ये पूछा जा सकता है, प्लेसेस इन न्यूज़ में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है आज का वो है हाई इन्फ्लेशन फॉलिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट, इंडियन एक्सप्रेस में ये आया है। और अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है एनएसओ की, जिसमें रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है लेकिन स्टिल काफ़ी ज़्यादा है। और कंज्यूमर सेंटिमेंट के बारे में ये आर्टिकल है, इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि 2019 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली ये वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया के ऊपर बेस है और ये इसके प्रोविज़न 2014 में बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें ये डाला गया था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये आइडिया फिर से फ्लोट किया था कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन ये आइडिया फिजिबल नहीं था तो उस समय ड्रॉप कर दिया गया था। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रामनाथ कोविंद जी जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम की एक कमेटी बनाई गई है। अब जो कमेटी बनाई गई है उनकी अध्यक्षता में, उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, ये एग्जामाइन करना कि ये फिजिबल है या नहीं इसे करवा पाना, और अगर है तो क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने होंगे तो वो क्या क्या रहेंगे, कैसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल बोल रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन बहुत ही बैड आइडिया है, इसको ड्रॉप करना ही बेहतर है। इसके पीछे इसने रीजनिंग दी हुई है, वो काफ़ी सॉलिड रीजनिंग है। दो बेसिस हैं बेसिकली इसको, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो चीज़ों की बात की जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट है इलेक्शन कंडक्ट करने की वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो हर बार इलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। और दूसरा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमारे जो लीडर्स हैं नेशनल लेवल के, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, पूरे समय जो है इलेक्शन के कैंपेन ही चल रहे रहते हैं और हमेशा इलेक्शन इंडिया में चलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और गवर्नेंस पे फोकस नहीं हो पाता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो आचार संहिता लगी रहती है, उस समय कोई बड़े प्रोजेक्ट भी आप अनाउंस नहीं कर सकते, तो डेवलपमेंट के लिए भी इश्यूज़ होते हैं। यही मेन चीज़ इसका रीजनिंग थी वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने की। अब हम इसकी बात करेंगे कि क्या क्या काउंटर पॉइंट दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है कि एक्चुअल अगर बेनिफिट की बात करें, फाइनेंशियल नंबर की बात करें, तो सेविंग्स जो है बहुत ही मिनस्क्यूल होने वाली है, बहुत ही कम होने वाली है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होगी सेविंग अगर हम एक्चुअल में मैथमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखें तो। और अगर दूसरी चीज़ की हम बात करें तो ये जो रीसेंट आप देख रहे हैं, ये रीसेंट ही हो रहा है कि जितने भी नेशनल लीडर हैं आधे समय इलेक्शन रैली कर रहे हैं, है ना। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है क्योंकि हमारे जो इलेक्शन है वो है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन जो वे ऑफ इलेक्शन है वो प्रेसिडेंशियल टाइप का है, जैसे कि एक लीडर के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाता है। जैसे बीजेपी किसके चेहरे पे लड़ती है, मोदी जी के, और कांग्रेस लड़ रही है राहुल गांधी या गांधी जो भी फैमिली है उनके चेहरे पे। तो प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ इलेक्शन हो रहे हैं अपने यहाँ, और इसलिए जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर अपने बिजी रहते हैं। इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। इसका बेहतर सॉल्यूशन क्या होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो स्टेट पार्टी यूनिट है वही जो है क्या करे, इलेक्शन फॉट करे। जो लोकल लीडर्स हैं उनको ही क्या किया जाए, आगे लेके आया जाए, वो इलेक्शन लड़ें। लोकल इश्यूज़ पे इलेक्शन होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वही बेसिकली इसलिए स्टेट भी बनाए गए थे, अपने फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसलिए ही था। अलग अलग पावर डिवीज़न रहेगी, अलग अलग मुद्दों पे जो है चर्चाएं रहेंगी, और अलग अलग मुद्दों पे जब बातचीत रहेगी तो स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं। जब भी बाहर से
जब भी नेशनल लीडर आते हैं तो वो नेशनल वाली चीज़ों की बात करते हैं, और उसके कारण थोड़ा अनड्यू एडवांटेज भी होता है, क्योंकि नेशनल की जो नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही स्टेट में अगर रहती है तो कोई काम नहीं रुकते, ऐसी मान्यता है अपने यहाँ। इसी को बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। तो ये सारी चीज़ों से भी थोड़ा अनड्यू एडवांटेज रहता है जो सेंटर में गवर्नमेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। तो ये एक मुद्दा हो गया। और दूसरा अगर हम देखें तो ऐसा हो इसलिए भी नहीं सकता कि स्टेट पार्टी यूनिट पे सब छोड़ दें, क्योंकि मतलब अपने अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होने लगे हैं और अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिकल इशू सबसे बड़ा इशू है। 1.4 बिलियन लोग, मतलब 140 करोड़ जनता का एक साथ इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। इवन यूपी में बात कर लेते हैं, जहाँ 20 करोड़ लोग हैं, वहाँ तो 7 फेज़ लगते हैं कि इलेक्शन करवाने में। ऐसे तो अपन यूपी स्टेट में इलेक्शन एक बार में नहीं करवा पा रहे, तो पूरे देश का इलेक्शन एक साथ कैसे हो पाएगा। उसके बाद अलग अलग सिक्योरिटी इशू हैं, कहीं नक्सलिज्म ज़्यादा है, JNK का अलग इशू है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अलग है। तो यहाँ पर फिजिबल नहीं है एक साथ इलेक्शन कराना। तो ये एक अलग इशू है कि यहाँ पर एक साथ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो यहाँ एक साथ नहीं हो सकते इलेक्शन। तो हमारे यहाँ वैसे भी असिमेट्रिक फेडरलिज्म पहले से ही है, और वन नेशन वन इलेक्शन इसके अगेंस्ट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो 1960s में ये सारी साइकिल जो है चलती थी, है ना। 1960s की बात करें तो शुरुआत हुई थी तो सारे स्टेट और नेशनल जो भी इलेक्शन होते थे सब एक साथ होते थे, पर 356 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगने शुरू हो गए, और जब प्रेसिडेंट रूल लगे तो ये चेन जो है साइकिल थी वो ब्रेक हो गई। अब जब साइकिल ब्रेक हो गई तो उसके बाद से ये वापस ऐसा हो नहीं पाया कि सारे इलेक्शन एक साथ हों। तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इसी के बेसिस पे चलती है ना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी में नहीं आती तब तक के जो है वो रूल करेगी, लेकिन द मोमेंट गवर्नमेंट आ गई, बहुमत से नीचे गिर गई, उसकी सरकार तो गिरनी गिरनी है। और अगर सरकार गिरेगी तो फिर वापस प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो फिर जो है साइकिल इनकी ब्रेक हो जाएगी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब तो सीधा सीधा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होनी चाहिए, लेजिस्लेचर के लिए होनी चाहिए। यही हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इस पे 2017, 18, 19 कई बार सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, उसका मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है वो किसके लिए होनी चाहिए, लोकसभा के लिए या पार्लियामेंट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये नहीं हो पाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। अब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो फिर तो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं इन लोग बोल रहे हैं 2 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो जब तक के है प्रेसिडेंट रूल लगा के रखो, मान लो 2.5 साल की सरकार गिर गई, प्रेसिडेंट रूल लगा के रखेंगे तो प्रेसिडेंट 2.5 साल तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा। तो भाई ये भी तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना। रूल ऑफ पीपल होना चाहिए, तो ये भी हमारा एक डेमोक्रेसी के पूरा अगेंस्ट है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉल्यूशन वर्स है ये। इसके बाद अगर दूसरा देखें तो दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये हो सकता है कि 2.5 साल या मान लीजिए 4 साल तक थी, और 1 साल के लिए अब सरकार जो है दोबारा से इलेक्शन हो और 1 साल के लिए बस सरकार रहे, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में होता है ना। यहाँ क्या होता है, मान लीजिए 3 साल बाद सरकार गिर गई, अब 2 साल बचे हैं, तो 2 साल के लिए फिर सरकार बनेगी, और फिर जब एक साथ इलेक्शन होंगे तब फिर दोबारा से नए जो है इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे और फ्रेश इलेक्शन किए जाएंगे, और फिर नए कैंडिडेट आएंगे उसमें। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर बार बार इलेक्शन कराना ही पड़ा तो हमारा जो फाइनेंशियल सेविंग वाला लॉजिक था वो भी चला जाएगा, क्योंकि फिर आपको 2 साल के लिए कराने पड़ेंगे और फिर 6 महीने बाद गिर गए तो फिर कराओगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल सेविंग वाला जो लॉजिक था ये ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पर। दूसरा जो लॉजिक था गवर्नेंस का, अरे भाई 2 साल के लिए या 1 साल के लिए अगर गवर्नमेंट फिर से बनती है तो वो क्या गवर्नेंस करेगी, वो तो पॉपुलिस्ट मूव लेके आएगी, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है लोगों को नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ इलेक्शन मोड में रहेगी आखिर 1 साल में, और इलेक्शन मोड में रहेगी तो पॉपुलिज्म वाले जो जितने भी मूव्स होंगे वो पॉपुलिज्म वाले होंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले होंगे। तो गवर्नेंस की तो तब भी धज्जियाँ उड़ जानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये फिजिबल नहीं होता दिख रहा है। एक जो सबसे बड़ा इशू आ सकता है वो क्या हो सकता है, जैसे कि अपने MP में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, सरकार दोबारा मतलब गिरा ही नहीं जाए, है ना। सरकार जैसे कोई आ जाती है माइनॉरिटी में तो इस तरीके से गवर्नर क्या करे कि दूसरे की क्या बन जाए सरकार, जैसे BJP। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो डिफेक्शन है बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा मिलेगा। हॉर्स ट्रेडिंग वैसे ही इंस्टीट्यूशनलाइज है ना। बहुत कोशिश कर रहे हैं शेड्यूल 10 के अंदर कि इसे रोका जाए, लेकिन एंटी डिफेक्शन कोई नहीं रोक पा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग हर बार हो जाती है। MP की
सरकार गिरा दी गई, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई। तो अलग अलग जगह डिफेक्शन के कारण, हॉर्स ट्रेडिंग के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे, सरकार गिराएंगे और डिफेक्शन होगा, और ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेक्शन जो है और बढ़ेगा। अब ये सब डिफेक्शन बढ़ेगा तो जो सरकार है, जिनके पास पैसा है, उनको फ़ायदा मिलेगा, और वो कौन सी पार्टी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो केंद्र में जो सरकार है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र में सरकार है तो उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है। क्यों है? क्योंकि सरकार है तो उनकी चल रही है, और उनकी चल रही है तो उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलेगी इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो डिफेक्शन भी सबसे ज़्यादा वही करने के, उन्हीं के करवाने के चांसेस है। जैसे कि बीजेपी आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग स्टेट में जो है कांग्रेस की जो भी सरकार है या रीजनल पार्टी की सरकार है उसे गिरा देती है। उसका रीज़न यही है कि उनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। उसके साथ साथ और नुकसान होगा, जैसे कि करप्शन बढ़ेगा ना, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो ये पैसा जो यूज़ कर रहे हैं ये सब करप्शन का ही रहता है, ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी भी और बढ़ेगा। इसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल लोग ही तो जो है अट्रैक्ट करते हैं पैसा, ब्लैक मनी, और ये लोग जो है इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे सिस्टम का। तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन भी होगा। साथ में बिजनेस, जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा इलेक्शन फंडिंग करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। अब इलेक्शन फंडिंग करेंगे तो क्रोनी कैपिटलिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, नेक्सेस होता है, नेक्सेस बिटवीन बिजनेसमैन एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये बढ़ेगा तो जो स्टार्टअप हैं उनको नुकसान होगा, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान होगा। तो इसके बहुत सारे फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो इंडिया के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप बात करें, दो प्रिंसिपल लेवल पर जो है अगेंस्ट में आर्गूमेंट दिया गया है, एक है फेडरलिज्म, एक है डेमोक्रेसी। इंडिया के फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इंडिया में फेडरलिज्म इसलिए सिर्फ नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मिल रहा है इंडिया को, है ना, इंडिया है बहुत बड़ा, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक रीज़न तो है ही स्टेट में डिवाइड करने का, ताकि आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। लेकिन उसके अलावा भी जो प्रिंसिपल है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल दैट रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ लिंग्विस्टिक, कल्चरल, इथनिक एंड अदर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एस्पिरेशन थ्रू द ग्रांट ऑफ स्टेटहुड। लेकिन उसके साथ साथ प्रिंसिपली अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टेटहुड प्रोवाइड कर रहा है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और इथनिक अदर फॉर्म, जो भी एस्पिरेशन है लोगों की, उसको भी जो है प्रोवाइड कैसे किया जा रहा है, स्टेटहुड देकर। तो ये मेन है हमारा फेडरलिज्म का पर्पस, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो दिक्कत क्या आएगी, जो भी मुद्दे होंगे वो नेशनल वाले मुद्दे होंगे, जैसे कि बालाकोट हो जाए, स्ट्राइक, इसके ऊपर पूरा का पूरा इलेक्शन हो जाएगा। अब जब हम उस समय डिसाइड कर रहे होंगे तो यही सोच के डिसाइड करेंगे कि भाई अभी हम सब एकजुट हैं, और पोलराइजेशन से आसानी से जो सेंटर गवर्नमेंट है नेशनल लेवल के मुद्दे पे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन जीत सकती है। इससे जो है बेनिफिट किसको मिलेगा, जो सेंटर में ऑलरेडी गवर्नमेंट है। इस समय बीजेपी है, आने वाले समय में कोई और गवर्नमेंट होगी तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो रीजनल पार्टी है उनको नुकसान पहुंचाएगी, और जो डाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान होगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी भी अंडरमाइन होगी इसी के थ्रू, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है प्लूरलिटी, है ना, और ये अगर खतरे में है तो डेमोक्रेसी भी खतरे में है। तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम दूसरी बात करें, एक और चीज़, तो अगर एक ही पार्टी दोनों तरफ रहे, जो डबल इंजन की सरकार है ना, स्टेट में भी और सेंटर में भी, तो नुकसान तो हो गई। कुछ भी सेंटर कराना चाहे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और रेटिफिकेशन चाहिए, तो उनकी गवर्नमेंट हर स्टेट में रहेगी, और हर स्टेट में रहेगी तो ये नुकसान होगा कि जो चेक्स एंड बैलेंस है ना, वो जो फेडरल इश्यूज़ पे वो नहीं बन पाएगा, और इसके कारण जो है सेंटर बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल और कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, जो कि अगेन डेमोक्रेसी को क्या करेगा, अंडरमाइन करेगा। अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंडिया के पास ज़्यादा तो चीज़ें हैं नहीं। इंडिया के लोगों के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है, वी द पीपल, उनके पास ज़्यादा रहता नहीं है कंट्रोल करने का, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन जो बार बार इलेक्शन होते हैं उसके कारण अलग अलग मुद्दों पे हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर बहुत सारे यूएस वगैरह की बात की जाए तो वहाँ राइट टू रिकॉल है, मतलब आप कभी भी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद ये राइट टू रिकॉल कर सकते हैं, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको वापस बुला सकते हैं और फिर दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं वहाँ। लेकिन इंडिया में ये प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि अननेसेसरली कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मेन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन का तरीका एक ही है, वो है इलेक्शन। और इलेक्शन भी अगर एक साथ हो जाएंगे
तो लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। अलग अलग लेवल पे, लोकल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, और इसके कारण जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों से ज़्यादा पार्टिसिपेट होते हैं। अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होती है, हमेशा डिबेट रहती है और पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और इसी के कारण जो है डेमोक्रेसी इम्प्रूव होती है। तो ये नहीं होगा तो अंडरमाइन डेमोक्रेसी होगी। तो देखा जाए तो ये सारे रीज़न हैं। इस रीज़न के कारण ये आइडिया बैड है और इस पे एक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है ये आर्टिकल के द्वारा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है स्पॉट लाइटिंग अनदर बॉर्डर पॉइंट द रोक चैनल। ये आर्टिकल आपका द हिंदू में आया है। GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ सकता है। और जो बॉर्डर फेंसिंग चल रही है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें जो चीज़ें चल रही हैं आप उसको लिख सकते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। तो रिसेंटली क्या है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो हरामी नाला में विज़िट किए हैं। हरामी नाला कहाँ पर है? सर क्रीक एरिया में है, जो कि कच्छ गुजरात के पास में है। सर क्रीक के बारे में तो हम जानते ही हैं। अगर आपको क्रीक के बारे में पूछा जाए तो क्रीक क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी होती है। सर क्रीक एरिया जो है अभी भी डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये किसका रहेगा पता नहीं। इसका डिस्प्यूट होने के कारण है यहाँ पर EEZ वाला जो रीजन है, यहाँ पर ऑयल की होने की संभावना है। बेसिकली डिस्प्यूट क्या था, दोनों जो एरिया है ना, उसके अनक्लॉज वगैरह जो के हिसाब से ये है कि जो मैक्सिमम क्या है, जहाँ पर गहरा हो उस एरिया से डिवाइड कर लिया जाए बचा हुआ पार्ट। तो इंडिया को जो एरिया आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, जो गहरा वाला पोर्शन था उससे। तो इन लोग पाकिस्तान वाले मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं भाई, इतना एरिया नहीं देंगे, आप मिड पॉइंट से ले लो। तो बेसिकली ये डिस्प्यूट अभी तक के नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल के होने की संभावना है, इसलिए ये डिस्प्यूट बना हुआ है। इसी सर्करी के एरिया में एक एरिया है जिसका नाम है हरामी नाला। अगर आपके मैप में देखें तो ये वाला जो रीजन है ये है हरामी नाला वाला रीजन, जो कि गुजरात में सर क्रीक के पास में है। समझ में आया क्या? अब ये इसे हरामी नाला क्यों बोलते हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है कि ये जो प्लेस है वो पूरा का पूरा इनहॉस्पिटेबल है, यहाँ पर रहा नहीं जा सकता। मड फ्लैट्स है यहाँ पर, है ना, दलदल वाला एरिया है और इस एरिया में रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसलिए नाम नहीं दिया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपको याद हो, जो कसाब है वो भी इसी एरिया के थ्रू ही आया था मुंबई में। गुजरात और मुंबई से यहाँ पर एक्सेस करना आसान है, गुजरात की बड़ी सिटीज़ में और मुंबई से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटजिक पॉइंट है और इसलिए यहाँ पर अमित शाह जी ने विज़िट किया है। गवर्नमेंट की बात करें, जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट किया है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बॉर्डर फेंसिंग पे, ताकि इनफिल्ट्रेशन रुक सके। और दोनों जगह की बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की, बहुत तेज़ी से फेंसिंग की जा रही है अलग अलग जो है लेयर्स में, है ना। जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेरेन ख़राब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या कर रही है, कैमरे वगैरह फ़िट किए जा रहे हैं, CCTV फ़िट किया जा रहा है। जहाँ पर पॉसिबल नहीं है लोगों का इंस्पेक्शन करना, जो हमारे मैनुअली इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैनुअली ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जो BOP हैं, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, वहाँ पर विज़िट किया गया किसके द्वारा? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो क्या कारण है, तो अभी बात करेंगे आगे कि और क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन हरामी नाला के बारे में जानते हैं। हरामी नाला बेसिकली एक नेचुरल वाटर बॉडी है जो कि 25 किलोमीटर लंबी है और वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है। वेस्ट मतलब पाकिस्तान साइड से, ईस्ट मतलब इंडिया तरफ। अगर आप बात करें तो ओवरऑल जो एरिया है वो पूरा मार्शी लैंड है ना, दलदली सा एरिया है। और यहाँ पर लो टाइड और हाई टाइड आती रहती है। जो भी क्रीक वाले एरिया होते हैं उसमें बेसिकली सी से लैंड के तरफ जो पानी जाता है ना, उसी के कारण ये छोटी वाटर बॉडीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर भी यही होता है, दलदली एरिया है और इंडिया के तरफ जो है इसका एक्सेस 22 किलोमीटर का है ना। और ये डिस्प्यूटेड भी नहीं है, सर क्रीक के पास में ज़रूर है पर ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड नहीं है। 22 किलोमीटर जो इंडिया के तरफ है, बाकी पाकिस्तान के तरफ है। अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ने अपने साइड से यहाँ पर क्या किया है, एम्बैंकमेंट बनाया है ताकि जो
टाइडल वाटर है ना, उससे फ्लडिंग ना हो सके। और उसका नाम क्या है, चीनी बांध। चीनी बांध चीनी के चाइना के असिस्टेंस से बनाया गया है, ताकि उनकी तरफ जो है टाइडल वाटर से जो पानी आ रहा है वो ना आए और फ्लडिंग ना हो। इंडिया की तरफ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ आपको सॉल्ट के प्रोडक्शन वाले पेंस दिख जाएंगे इंडिया की तरफ, बाकी और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा बात करें तो ये एरिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, फ़िशिंग के लिए एक्सट्रीमली रिच है। और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है फ़िशिंग करने यहाँ आते हैं, और इसी बहाने से कई बार लोग इन्फिल्ट्रेशन भी करते हैं। जो वहाँ पर आतंकवादी हैं वो अपने यहाँ घुस आते हैं, मिलिटेंट्स हैं जो घुस आते हैं। तो इस कारण से ये एरिया जो है फेमस हुआ है हरामी नाला के नाम से, और यहीं से भी कसाब आया था। तो यहाँ पर इंडिया की साइड से इवन पैदल चल के जो है यहाँ पर फुट से चला नहीं जा सकता, क्योंकि इतना दलदली एरिया है और ऑब्जर्वेशन करना पॉसिबल ही नहीं है इस एरिया में मैनुअली, है ना। तो यहाँ टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बात करें इंडिया के साइड से तो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साइड से ये एक्सेसिबल है। तो इंडिया जो है इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है तेज़ी से, ताकि यहाँ पर जो इनफिल्ट्रेशन है उसको रोका जा सके। इसी कारण से हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने विज़िट किया, और यहाँ पर एक क्या किया, यहाँ पर एक बड़ा टॉल टावर बनाया BOP 1170 में। BOP 1170 का मतलब क्या है, अलग अलग पोस्ट बना दी गई है जहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि जो बॉर्डर है उसको देखा जा रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा है। तो अलग अलग पोस्ट है, 1170, 1165, 64, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट बना दी गई होगी वर्टिकली, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं BOP। तो यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, बड़े बड़े टावर बनाना शुरू हो गए हैं। एक टावर 3 करोड़ का है, 9.5 किलोमीटर हाइट का ये टावर है, जिसमें बहुत अच्छे कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें जूम कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। और ये हमको क्या बेसिकली एडवांटेज देगा, कंटिन्यूसली सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा। कैमरा फीड लाइव देगा और कंटिन्यूसली सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा। कौन से एरिया में, मड फ्लैट एरिया में, मडलैंड एरिया में, मार्शीलैंड एरिया में। तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो और बेहतर होगी, और ये एरिया से जो है इनफिल्ट्रेशन को रोका जाएगा। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक जो है सिक्योर करने के लिए, बॉर्डर सिक्योर करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है मूरिंग प्लेस प्रोजेक्ट, जिसमें 257 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। किस लिए किए गए हैं, इसमें बर्थिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर बिगर वेसल इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग BOP, ये सब चीज़ें हो सके। मूरिंग मूरिंग प्लेस होता क्या है, जब भी आप जाते हैं तो जहाँ पर भी सी वाला एरिया होता है, तो सी को बेसिकली क्या है, यहाँ पर जगह देनी है ना, यहाँ पर रखने के लिए कहीं जगह देनी होगी, इसको बोलते हैं बर्थिंग। और मूरिंग क्या होता है, इसे कैसे यहाँ पर आप रखेंगे होल्ड करके, तो यहाँ पर बहुत सारी रस्सियाँ बांधी जाती है इस शिप से, ताकि इसे यहाँ पर इसी बर्थ में इसे होल्ड करके रखा जा सके। और ये एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ताकि जो सी बॉर्न वेसल है उन्हें सिक्योर किया जा सके, इसको बोलते हैं मूरिंग। और इसी मूरिंग प्रोजेक्ट में हम क्या बना रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि जो भी एरिया है वहाँ पर जो वेसल्स हैं उसे सिक्योर किया जा सके, और बहुत आसानी से, है ना। ये सब क्या करेगा, कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा हमारी BSF की। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर इजीली अपने वेसल्स को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो मूरिंग प्लेस प्रोजेक्ट भी जो है शुरू किया गया है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। BOP में टावर भी लगाए जा रहे हैं। इसके बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वेलेंस को ये इंश्योर करेगा और बहुत फ़ायदा देगा। यही हमारा बस आर्टिकल था, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है डबल वैमी, हाई इन्फ्लेशन, फॉलिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, और आपके मेंस के लिए तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये सब क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। आखिर ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली NSO की रिपोर्ट आई है, और इन्फ्लेशन अगस्त माह में थोड़ा ईज़ हुआ है। कितना हो गया है, 6.8% रिटेल इन्फ्लेशन। इसके पहले कितना था, 7.4% जुलाई में। कारण क्या है रिटेल इन्फ्लेशन के कम होने का, फूड जो आर्टिकल्स हैं
वो सस्ते हो गए हैं। अब टमाटर देखो तो 10-15 रुपये किलो मिल रहे हैं, दिल्ली में 30 रुपये किलो के आसपास मिल रहे हैं और एक समय में 200 रुपये किलो मिल रहे थे। तो ये इसके कारण क्या हुआ है, हमारा जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, वो कम हो गया है। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। समझ में आया क्या? अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो क्या होता है, रिटेल इन्फ्लेशन इज़ अ इन्फ्लेशन रेट एक्सपीरियंस बाय एवरेज कंज्यूमर। ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल जो भी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसे अपन ईयर ऑन द ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम अगस्त के इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो 6.8% जो है अगस्त में जो रेट है 2022 से बढ़ गए हैं। मतलब अगर मैं 100 रुपये 2022 अगस्त में रेट था मेरे जो बास्केट का, अब वो कितना हो गया है, 106.8। ये मेरा जो नए रेट होंगे जितने भी आइटम हैं उसके हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन है, ईयर ऑन द ईयर बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये जुलाई से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, लास्ट ईयर अगस्त से किया जा रहा है 2022 के। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को। अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा क्यों है, इसलिए है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जुलाई में 11.5 फूड इन्फ्लेशन हो गया था, जिसके कारण हमारा जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और 7.4 पहुंच गया। अभी बात करें तो लगभग जो है अगस्त में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 9.9। मतलब 11.5 से तो एटलीस्ट कम हो गया है, लेकिन स्टिल फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी कोर वाले, है ना, कोर इंडस्ट्री हैं, सर्विसेज हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, इसमें फूड भी आता है और एनर्जी वाले आर्टिकल्स भी आते हैं। फूड और एनर्जी हेडलाइन इन्फ्लेशन में होता है, इसका मतलब वोलेटाइल जो कंपोनेंट हैं वो भी आते हैं, वोलेटाइल जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में कवर किए जाते हैं। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें होती है हेडलाइन जितनी, बस वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं होते हैं, जैसे कि एनर्जी वाला आर्टिकल्स हो गए और फूड वाले आर्टिकल्स हो गए। ये दोनों चीज़ें, दोनों ही इसके प्राइसेस जो है सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, और सप्लाई जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। इसलिए जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आरबीआई को कोर इन्फ्लेशन के रेट को ही लेना चाहिए, है जो जनरल प्राइस लेवल एक्चुअल में बताएगा जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो एनर्जी और वोलेटाइल कंपोनेंट वाले जो आर्टिकल्स हैं उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है ये तो सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ऑयल अगर महंगा हो गया यूक्रेन वॉर के कारण तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा, लेकिन उससे आरबीआई का रेट अगर बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन कर देंगे ना, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे, प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो ओवरऑल जो जीडीपी है उसको असर पड़ेगा। तो ऐसा इंडस्ट्री हमेशा बोलती है कि कोर इन्फ्लेशन को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन उर्जित पटेल की एक कमेटी थी, उन्होंने क्या किया, कोर इन्फ्लेशन से जितने भी चीज़ें थी कोर इन्फ्लेशन को कहा कि नहीं, कोर इन्फ्लेशन नहीं करेंगे, रिटेल इन्फ्लेशन ही डायरेक्टली जो है, या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो अफेक्ट कर रहा है कंज्यूमर को डायरेक्टली, हम उसी को ही कंसिडर करेंगे अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करने में, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हुई। इसका रीज़न क्या दिया आरबीआई ने, उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली जो है ये रेट क्या बताते हैं कि जो दूसरे आर्टिकल हैं उनके भी वैल्यू प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे इंटरेस्ट रेट जो है हाई हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। अगर आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, और सप्लाई जो है उतनी है, डिमांड कम, तो दोनों बराबर, इन्फ्लेशन कम। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीज़ें होती है। अब ऐसा को आरबीआई इसलिए बोलती है कि अल्टीमेटली फूड जो भी आर्टिकल हैं अगर महंगे होंगे, या फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, अगर ऑयल बढ़ेगा तो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से कोई भी आर्टिकल जो कि नॉर्मल गुड्स एंड सर्विस है, मान लीजिए लोहा उठा के लेके जाना है, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 500 से 700 हो गई, क्योंकि तेल के प्राइसेस डबल हो गए, तो अल्टीमेटली आपके जो आर्टिकल हैं उनके प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना। तो इसलिए जो है हमेशा क्या करते हैं कि अगर वोलेटाइल चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं सप्लाई के कारण,
तो भी जो है आरबीआई डिमांड वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं, डिमांड कम करने वाले जो टूल्स होते हैं उसको यूज़ करती है, रिवर्स रेपो रेट यूज़ करती है। जबकि वो सप्लाई बेस्ड जो है ये इन्फ्लेशन है, और जो जो रेमेडी है वो डिमांड कम करने वाली रेमेडी है। लेकिन उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली वो सारे आर्टिकल्स पे असर पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट आरबीआई जो है प्रिकॉशनरी जो है रेट बढ़ाना शुरू कर देती है। समझ में आएगा? ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके साथ साथ एक और जो चिंता की बात है वो है कंज्यूमर के जो सेंटीमेंट हैं। पिछले 6 जनवरी से अभी तक के जुलाई तक कंज्यूमर के सेंटीमेंट की बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, है ना। जो कंज्यूमर का सेंटीमेंट है मतलब एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन अगस्त की बात करेंगे तो जो एक्सपेंडिचर है, सेंटीमेंट है, वो 1.5% कम हो गया है, गिर गया है, जो कि बुरी बात है। बुरी बात इसलिए है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, हमारी जीडीपी ही कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट तो हम ज़्यादा करते नहीं हैं, तो अब हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा। और दूसरा है फेस्टिव सीज़न आने वाला है, और अगर क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए जो है लोग क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे चीज़ों को ख़रीदने से, और अगर पोस्टपोन कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो जीडीपी को असर पड़ेगा। और फेस्टिव सीज़न में लोगों को नुकसान होगा जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सेंटीमेंट कंज्यूमर के अच्छे नहीं रहेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो भी अपना पोस्टपोन कर देंगे, और फिर पोस्टपोन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, तो डिमांड भी और कम हो जाएगी, और फिर इस तरीके से हमारी ग्रोथ और कम होने लगेगी। समझ में आएगा? तो कंज्यूमर सेंटीमेंट भी गिर रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा डबल वहमी या बहुत ज़्यादा नुकसान है। यही हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गए होंगे। कोर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, ये समझ में आ गया होगा। कोर इन्फ्लेशन में वोलेटाइल जो आर्टिकल्स हैं वो नहीं होते हैं, और रिटेल में होते हैं, या फिर जो हमारा हेडलाइन है उसमें होते हैं। आरबीआई जो भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सेट करता है वो किसके बेसिस पे करता है, वो करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन पे। इंडस्ट्री चाहती है कोर पे करे, लेकिन वो करते हैं रिटेल या फिर हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है उस पे करते हैं। उसका रीज़न बता दिया है मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्राइसेस सारे आर्टिकल के बढ़ेंगे ही फ्यूचर में। समझ में आए क्या? क्योंकि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का क्या होता है, फूड ही तो होता है, तो अगर फूड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसके भी प्राइस बढ़ेंगे ही ना। इसलिए जो है प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं, और डिमांड बेस्ड जो टूल हैं वो इस्तेमाल करते हैं, रेपो रेट, जिससे डिमांड कम की जा सके, और सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन को भी डिमांड बेस्ड जो है टूल्स के थ्रू क्या किया जाता है, कम करने की कोशिश की जाती है। समझ में आया? आरबीआई सक्सेसफुल हो पाती है क्या? ज़रूरी नहीं है, सप्लाई ही बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। जैसे टोमेटो में किया है, सरकार ने बेचना चालू किया 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, और सप्लाई को बढ़ाई, तब जाके जो है प्राइसेस कम हुए। आरबीआई रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होता, सप्लाई बेस में नहीं होती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन बाकी जगह पे जो बाकी आर्टिकल्स में रेट बढ़ना है वो एटलीस्ट कम हो जाएंगे, बस ये फ़ायदा रहेगा। होपफुली आपको सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ओके, एन्जॉय एंड थैंक यू।